हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। आज की पाठशाला लग रही है क्लास 10th हिंदी कोर्स बी के लिए। तो कोर्स बी के स्टूडेंट्स बहुत परेशान थे कि मैम ग्रामर। तो लीजिए, हम आपके लिए ग्रामर लेकर आ गए। तो आपका एक ग्रामर का जो टॉपिक है वो कोर्स और ए और बी दोनों में चलता है सेम। वो है रचना के आधार पे वाक्य के भेद, जिसे मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, आप देख चुके हो, समझ चुके हो। अब मैं आ चुकी हूँ आपके यानी कि सिर्फ कोर्स बी के व्याकरण के सिलेबस पे। व्याकरण के सिलेबस में आपके रचना के आधार पे वाक्य के भेद के अलावा है समास, पदबंध और मुहावरे। तो आपके समास और पदबंध में करा ही दूंगी पूरी तरीके से। और रही बात मुहावरे की, तो मुहावरे से आप सभी अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। और आपको कहाँ से पढ़ना है ये मैं बता देती हूँ कि लास्ट 6th 7th 8th की कोई भी ग्रामर की बुक उठा लीजिए, उसमें जितने भी मुहावरे हैं उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। आपके उसी में से बहुत सारे मुहावरे आ जाएंगे। और रही बात एमसीक्यू की, तो उसकी प्रैक्टिस मैं आपको करवा दूंगी। जितना भी ग्रामर टॉपिक है सारे ही मैं आपको एमसीक्यूज करवाऊंगी, चाहे कोर्स ए हो चाहे कोर्स बी हो। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, कक्षा 10वीं है, हिंदी है, कोर्स बी है। कोर्स बी का हमारा व्याकरण का टॉपिक है समास। समास क्या होता है, इसके कितने भेद होते हैं, इनका विग्रह कैसे करते हैं, अगर समस्त पद है तो उसके भी कितने भाग होते हैं, आज के इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। समास का अर्थ क्या है? समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण, यानी कि बहुत सारे कुछ ऐसे लंबे वर्ड्स होते हैं, समास के द्वारा हम उनको छोटा कर देते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर कोई भी चीज़ हम देखिए, हम बोलेंगे गंगा जल, तो अगर गंगा जल जो होता है ये छोटा शब्द है। ठीक है, क्या होता है, ये छोटा शब्द है। इसका बड़ा अगर हम शब्द बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, गंगा का जल। ठीक है, गंगा जल का तात्पर्य क्या होता है, वो गंगा का जल है। उसी तरीके से आप आ जाइए रसोई घर। रसोई घर मतलब किचन। अब रसोई घर का तात्पर्य क्या है, अगर हम इसका बड़े स्वरूप में जाएं, वो होता है रसोई के लिए एक घर। क्या होता है, रसोई के लिए घर, यानी कि रसोई मतलब खाना बनाने के लिए घर। उसका संक्षिप्तीकरण किया यानी कि हमने समास बनाया, तो वो हो गया रसोई घर। तो समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण, यानी कि किसी भी वर्ड्स को छोटा कर देना। अतः इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया या छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। तो समझ में आया समास किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदों को हम मिलाकर उन्हें छोटा कर देते हैं तो वो कहलाता है समास। अब समास के भेद, यहाँ पर समास के आपको कितने 6 भेद दिए गए हैं, इतने ही भेद होते हैं। अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो ये सारे इन सभी समासों के अपने जो हैं उपभेद भी होते हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इनको नहीं पढ़ाएंगे। आपके सिलेबस में जो चीज़ें हैं हम सिर्फ उतने ही पढ़ाएंगे। इसमें जो 6 समास दिए हैं, इन 6 समासों के उपभेद होते ही हैं, लेकिन हम सिर्फ जो पढ़ाएंगे वो है तत्पुरुष समास के उपभेद। क्यों? क्योंकि इनके 6 उपभेद होते हैं और वो आपके सिलेबस में है, तो उन्हें हम पढ़ेंगे। तो समझ गए आप कि समास क्या होता है? चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। हिंदी व्याकरण में समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को हिंदी में समास कहते हैं। ये चीज़ तो अभी हमने पढ़ी। अब दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है। आपने एक मुहावरा सुना होगा, गागर में सागर भरना। गागर मतलब घड़ा, और घड़े में इतना बड़ा सागर भर देना, अर्थात कम शब्दों में हम ज़्यादा चीज़ों को प्रकट करते हैं। ठीक है, कम शब्दों में हम बहुत सारी बात, बहुत बड़ी बड़ी बातों को हम प्रकट करते हैं। वही काम हम करते हैं समास में। समास में हम बहुत कम शब्दों को लेते हैं लेकिन बहुत सारे अर्थों को व्यक्त करते हैं। समास के उदाहरण अब आपको यहाँ दिए गए। देखिए यहाँ पर की है रसोई के लिए घर, इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। कोई भी, जैसे अब हम लोग मोस्टली जो है, अब जो हमारा डेली रूटीन की जो बात करने का तरीका है जो है, इसमें हम एक नहीं बहुत सारे समासों का इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है। जैसे आप लोग बोलते हो रक्तदान, रक्तदान शिविर लगा, तो रक्तदान जो है ये समास शब्द है। अगर हम इसको क्या कहते हैं पूरी तरीके से बोलेंगे, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या कहलाएगा, रक्त का दान। ठीक है, क्या कहलाएगा, रक्त का दान। पर हम इतना लंबा नहीं बोलकर हम क्या कर देते हैं, उसे शॉर्ट कर देते हैं, हम बोलते हैं रक्तदान। उसी तरीके से यहाँ पर होता है रसोई के लिए घर, जो होता है वो हमारा किचन है, अब उसको हम छोटा करके क्या बोलते हैं, रसोई घर। उसी तरीके से आइए राजा का पुत्र, क्या होता है, कोई भी राजा है उसका पुत्र है तो क्या कहलाएगा, ये राजा का पुत्र है। लेकिन अगर हम उसको समास में छोटा करेंगे तो क्या होगा, राजपुत्र। तो बेसिकली समास का काम क्या होता है, समास कैसे बनते हैं, जब हम दो या दो से अधिक पदों को जोड़कर उन्हें हम संक्षिप्त कर देते हैं, तो वो संक्षिप्तीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है समास। संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं में समास का बहुतायत से प्रयोग होता है। जैसे हमने बोला कि हम डेली रूटीन में जो बातें करते हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा समास का इस्तेमाल करते हैं, अमूमन हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जर्मन आदि भाषाओं में भी समास का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो भारतीय भाषाएं हैं या हमारी जो मूल भाषा है संस्कृत, उसी में हम समास का इस्तेमाल करते हैं। आप विदेशी भाषाओं में भी जाएंगे तो बहुत सारे हम समासों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें यहाँ पर एक का नाम दिया भी गया है जर्मन भाषा। अब आते हैं समास रचना से दो पद होते हैं। जब हम समास बनाते हैं तो उसमें दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों में से जो नया पद बनता है वो समस्त पद कहलाता है। चलिए इसे हम आपको डिटेल से समझा देते हैं ताकि आपको चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर हो जाएं। कोई भी समास, याद रखना, जब कोई भी समास हम बनाते हैं तो उसमें हमें तीन जो हैं पद होते हैं। ठीक है, तीन चीज़ें मेन होती हैं। पहली चीज़ होती है, आपको हमने बोला पहला पद जिसे हम बोलते हैं पूर्व पद, क्या बोलते हैं, पूर्व पद। दूसरा होता है आपका उत्तर पद। तीसरा आपकी एक चीज़ होती है जिसे हम बोलते हैं समस्त पद। और एक होता है आपकी चीज समास विग्रह। ये चार चीजें होती हैं जिन्हें आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं लेकिन हम इनको क्या करते हैं अभी साइड रख के आपको कुछ ऐसे ही, जैसे अभी हमने पिछला पढ़ा, हमने क्या पढ़ा था, आपका रसोई घर पढ़ा था। ठीक है, रसोई घर में जो था वो सबसे पहले हमने क्या लिया, रसोई, ये हमारा पूर्व पद है। और दूसरा हमने जो शब्द लिया था वो था घर। ठीक है, एक था रसोई। अब इसको दोनों को जोड़कर जब हम बनाते हैं तो क्या बनता है, रसोई घर। ये बना हमारा समस्त पद। अब अगर इसी का हम विग्रह करेंगे तो क्या होता है, वो बन जाता है रसोई के लिए घर। ठीक है, अब इसको मैं आपको समझा रही हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने तो यहां सिर्फ आपको एक उदाहरण दिया है। कोई भी समास होगा जिसको, अब जैसे ये जो समस्त पद लिखा है इसे हम क्या बोलते हैं, समास भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, समास पद भी बोलते हैं, सामासिक पद भी बोला जाता है। इसका एक नाम और है, उसे हम क्या बोलते हैं, सामासिक पद। ठीक है, कई नामों से जाना जाता है, समस्त पद, समास या सामासिक पद। ठीक है, तीन नामों से ये जाना जाता है। अब इसमें आपको देखना है कोई भी समास होगा, बेसिकली क्या है, ये समास है। ठीक है, अब इस समास में कोई उसमें होगा, उसमें हमेशा दो पद जरूर होंगे। कोई भी समास आप उठाओगे दो पद होना कंपलसरी है। तो अब इसमें पहला पद आपका क्या है, रसोई, और दूसरा पद है घर। हमेशा ये ध्यान रखना, जो पहला पद आ रहा है वो कहलाता है पूर्व पद। क्या कहलाता है, पूर्व पद। और जो बाद में आएगा वो कहलाएगा उत्तर पद। ये आप अपने दिमाग में बैठा लो। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अभी जो हम समास के भेद पढ़ने वाले हैं वो इन्हीं पूर्व पद और उत्तर पद पर बेस रहेंगे। वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है। तो पूर्व पद यानी कि जो पहला, ये दो है ना, इसमें जो पहला पद है वो पूर्व पद और दूसरा वाला जो रहता है ये उत्तर पद रहता है।
तो ये हो गया पूर्व पद, उत्तर पद, इन दोनों को जोड़कर बनता है आपका समस्त पद। और जब हम समस्त पद को अलग करने के लिए बोला जाता है, समस्त पद को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं समास विग्रह। क्या बोलते हैं? समास विग्रह। और जब भी हम विग्रह करते हैं तो उन दोनों पदों को, जब, अब जाहिर सी बात है विग्रह है तो जो ये दोनों ही हैं इन दोनों को हम अलग अलग करेंगे। अलग अलग करते समय इनमें हम बहुत सारे बीच में पद या विभक्तियों को जोड़ देते हैं। जैसे यहां पर हमने बोला आपको रसोई घर को जब हमने अलग किया तो क्या आया? रसोई के लिए घर। तो इसके बीच में हमने इन परसर्गों या विभक्तियों को जोड़ दिया। इसके साथ में हमने क्या किया? के लिए जैसी एक विभक्ति को जोड़ दिया। अब इसी तरीके से हम एक पद और लेते हैं, ठीक है? अब उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है? जैसे हम बोल देंगे यहां पर गजानन। क्या बोलेंगे? गजानन। समस्त पद के नीचे लिख देती हूं मैं यहां पर गजानन, ठीक है? अब इसमें पूर्व पद और उत्तर पद अगर आपको निकालना हो तो क्या होगा? पूर्व पद क्या है आपका? गज। पूर्व पद गज है क्योंकि पहला गज दिया है। और उसके बाद जो दूसरा जो पद है वो क्या है? आनन। कोई भी पद है उसको आपको अलग अलग करना है। समझ में आया? यहां पर आनन, बड़े आ की मात्रा लगी है ना, तो वो क्या तब्दील हो गया? आ में। तो गजानन को जब हमने अलग पूर्व पद उत्तर पद में किया, पहला पद गज और दूसरा निकला आनन। अब इसी तरीके से अगर इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या निकलेगा? इसका विग्रह निकलेगा आपका गज के समान आनन है जिसका। गज के समान आनन है जिसका, अर्थात गणेश। ठीक है? क्या है? अर्थात गणेश। तो समझ में आया? गज के समान। अब इसमें जब हमने इसका विग्रह किया तो आपने ध्यान दिया कि आनन और गज के साथ हमने क्या जोड़ा? के समान है जिसका, अर्थात गणेश। विग्रह करना, विग्रह जो है ना वो आपको सीखना है, क्योंकि जितने भी आपके समास आएंगे इन सभी के विग्रह के तरीके अलग अलग हैं। अगर आप तत्पुरुष समास का विग्रह करोगे अलग है, अव्ययी समास का विग्रह करोगे अलग है, कर्मधारय का अलग है, दिगु का अलग है, द्वंद्व का अलग है, बहुव्रीहि समास का अलग है। तो जितने भी 6 समास हैं इन 6 समास का विग्रह करते समय हमें अलग अलग तरीकों से अलग अलग शब्दों को जोड़ना पड़ता है। जैसे अब आपने यहाँ पहले देखा रसोई के लिए घर, तो जब हम इसको देख रहे हैं तो ये कौन सा समास है? आप बता सकते हो? ये समास, ये वाला जो समास है ये आपका है यहाँ पर तत्पुरुष समास। कौन सा है? ये तत्पुरुष समास है। उसी तरीके से गजानन कौन सा समास है? ये है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। समझ में आया? ये है आपका बहुव्रीहि समास। तो इस आपको जब कोई भी शब्द आएगा उसकी पहचान करने के लिए हमें सबसे पहले उसका विग्रह करना पड़ेगा, क्योंकि समास आपके पास आएंगे बहुविकल्पीय में। तो जब बहुविकल्पीय में आएंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना? कोई भी समास का नाम दे दिया, जैसे बोल दिया रक्तहीन। अब रक्तहीन समास कौन सा समास है आपको बताना है। रक्तहीन कौन सा समास है? अब कैसे बताओगे? जब तक उसका आप विग्रह नहीं करोगे तब तक आप उस समास का नाम नहीं बता सकते हैं। तो समझ में आ गया? यहां पर मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी कि समास में 3 चीजें मस्ट हैं। पहला है पूर्व पद, दूसरा है उत्तर पद और तीसरा होता है समस्त पद। ये चीजें होती हैं और इन दोनों से ही बनता है। पूर्व पद और उत्तर पद को जोड़कर ही आपका समस्त पद बनता है। और समस्त पद को जब हम विघटित करते हैं यानी कि हम माइनस करते हैं तब बनता है आपका समास विग्रह। क्लियर? अब यहां पर देख लीजिए, यहां पर हमारे सामने कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे अभी हमने रसोई घर तो आपको समझा ही दिया, ये हो गया हमारा। हाथ के लिए कड़ी, तो यहां पर ये क्या है? ये आपका है समस्त पद। ये है आपका समस्त पद। अब यहां पर आता है ये जो हाथ है, हाथ है,
ये आपका क्या है, अब आप बोलोगे हाथ का हथकड़ी, यही चीजें ध्यान रखनी है। अभी बहुत जगह हम समास विग्रह करेंगे जहां पर जो पूर्व पद है, उत्तर पद है, जब हम उनका विग्रह करते हैं तो उनमें कई सारी चीजें चेंजेस होती हैं। अब यहाँ पर देखिए हाथ है तो हम हाथ खड़ी तो नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, हथखड़ी बोलते हैं। अब इसमें पूर्व पद आपका क्या है, हम पूर्व पद के लिए नंबर 1 इस्तेमाल कर रहे हैं और उत्तर पद के लिए नंबर 2 इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। यहां पर आपका हाथ जो है ये आपका पूर्व पद है और कड़ी आपका उत्तर पद है। उसी तरीके से आइए नील कमल, नील कमल में, नील कमल हमारा क्या है, ये हमारा समस्त पद है। अब समस्त पद में आप यहां पर देख रहे हो नील और कमल 2 पदों से मिलकर बना है, तो नील हमारा क्या है, नील क्या हो गया, ये आपका समस्त पद है और कमल पूर्व पद है और ये आपका उत्तर पद है। राजा का पुत्र, उसको हमने बनाया राजपुत्र, राजपुत्र क्या है, समस्त पद है और इसमें राजा जो है वो क्या है, पूर्व पद आ रहा है और पुत्र आपका उत्तर पद आ रहा है। कोई भी समास होगा सबसे पहले आपको ये देखने पड़ेंगे उनमें कि उनमें कौन से 2 पद हैं। कुछ समास ऐसे हैं जिनमें दोनों पद समान हैं, कुछ पद ऐसे हैं जिनमें दोनों पद विपरीतार्थक हैं, कुछ पद हैं जिनमें पूर्व पद प्रधान है, उत्तर पद गौड़ है। कोई ऐसा समास है जिसमें आपका उत्तर पद प्रधान है, पूर्व पद गौड़ है। कोई ऐसा एक समास है जिसमें दोनों ही पद गौड़ हैं, जिनमें कोई महत्व नहीं है उन दोनों का। तो यही सारी चीजें अभी हम आगे समझेंगे। मेन समास में हमने आपको जो समझाया वो है पूर्व पद, उत्तर पद, समस्त पद, समास विग्रह। अब यही सारा प्रोसीजर हम करने वाले हैं जब हम समास के भेद पढ़ेंगे। अब वही चीज आ गई, देखिए सामासिक पद क्या है। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक पद कहलाता है, इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। जैसे कि हमने क्या बोला, रसोई घर, ठीक है, रसोई घर में अगर इसका हम पूरा रूप लें तो क्या है, रसोई के लिए घर। अब रसोई के लिए घर को जब हम समस्त पद बना रहे हैं तो इसमें से के लिए जो परसर्ग है वो गायब हो गया। क्या हुआ, जो के लिए जो परसर्ग है वो गायब हो गया, इस कारण से वहां पर हुआ। जैसे अब यहां पर आप देख रहे हो ये है राजपुत्र, राजपुत्र में क्या होता है, वो होता है राजा का पुत्र, ये हमारा मेन है, ठीक है। अब जब हम इसका समस्त पद बना रहे हैं, अब इसका हम क्या बनाएंगे, समस्त पद। जब हम समस्त पद बनाते हैं तो इसमें जो भी विभक्तियां लगी होती हैं या परसर्ग, जो ये का लगा है इसको हम क्या बोलते हैं, परसर्ग। ये परसर्ग जो है ये गायब हो जाता है, इसका लोप हो जाता है। ये देखिए ना, परसर्ग का लुप्त हो जाता है, परसर्ग लुप्त हो जाता है। अब यहां पर ये जो परसर्ग है ये लुप्त हो गया तो ये क्या बनेगा, राजपुत्र, ये बन जाता है राजपुत्र। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। समास विग्रह, अब इसी का जब हम समास विग्रह करते हैं तो उनमें परसर्ग जोड़ देते हैं। सिंपल देखिए, समासिक पदों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात समासिक पदों का लोप हो जाता है। जैसे यहाँ पर राजपुत्र है तो उसको जब हमने किया तो यहाँ पर ये जो चीजें थी ये वापस आ जाती है, ठीक। अब आते हैं पूर्व पद और उत्तर पद। अभी हमने आपको समझा दिया 2 पदों से वो बन रहा है। पहला वाला पद पूर्व पद कहलाता है, बाद वाला पद आपका उत्तर पद कहलाता है। समास में 2 पद यानी कि शब्द होते हैं, पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे यहाँ पर है गंगा जल, तो गंगा जल में गंगा जो है वो पूर्व पद है और जल आपका उत्तर पद है। ये तो मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया सारी चीजें। हाँ, अब आ जाएगा समास के भेद पर, ठीक है। समास के भेद यहां पर हैं आपके पास 6। कौन कौन से हैं, अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो इन 6 के पहले तो आपको नाम याद कर लेने हैं। और याद कैसे करोगे, बहुव्रीहि समास हुआ पहला, फिर तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो ये 6 के आपको नाम याद करने हैं।
ये पहला, क्योंकि नाम ही नहीं याद रहेगा तो फिर आप भेद कैसे बताओगे कि समास के कितने भेद। मान लीजिए सामने एक आपके ऑप्शन रख दिया गया और आपसे बोला गया कि भाई इस समास का भेद बताओ। जब आपको समास के भेदों के नाम ही नहीं पता है तो आप कैसे खोजोगे कि वो उसका भेद क्या है। तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ, पहले आपको इन सब के नाम याद करने हैं। फिर अब हम उसके बाद जब हम नाम याद कर लेंगे तो अब हम देखने वाले हैं एक एक समास के सबके अर्थ। ठीक, सबसे पहला हमारे पास आ रहा है अव्यय भाव समास। इसमें प्रथम पद अव्यय होता है तथा उसका अर्थ प्रधान होता है, उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। इसमें अव्यय पद का प्रारूप लिंग वचन कारक में नहीं बदलता, वो हमेशा एक जैसा रहता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अव्यय की तरह प्रयोग हो, वहां पर अव्ययभाव समास होता है। संस्कृत में उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययभाव समास ही माने जाते हैं। चलिए, यहाँ पर लिख तो बहुत सारी चीजें गई लेकिन अभी तक समझ में कुछ नहीं आया। अब हम आपको समझाना शुरू करते हैं। अव्ययभाव समास 3 स्वरूपों से बनता है, ध्यान रखिए क्या है, वो 3 रूपों से बनेगा। अब ये 3 रूप क्या है, देखूं आगे अगर आपके पास जगह हो तो वहां पे। चलिए यहां पर बता देती हूं मैं। हाँ, यहां पर स्पेस है, वहां स्पेस नहीं था। अव्ययभाव समास में 3 चीजें मस्ट होती हैं। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, जो पहली है वो होता है पूर्व पद अव्यय होगा। क्या है, पूर्व पद, यानी कि पहला पद अव्यय होगा। अव्यय तो अभी तक आप समझ चुके होंगे, नहीं समझे तो अभी बता रही हूं मैं आपको। दूसरी चीज जो होती है इसमें वो होता है पूर्व पद उपसर्ग होगा, पूर्व पद उपसर्ग होगा। तीसरी चीज जो होती है वो होती है पुनरावृत्ति। ये 3 चीजें आपको समझनी है, ठीक है। इन तीनों ही कंडीशन में कहीं पर भी अगर ये चीज लगेगी तो वहां पर अव्यय भाव समास होगा। ठीक, क्या चीज है, पूर्व पद अव्यय होगा। जैसे हम यहां पर आपको एक उदाहरण दे रहे हैं, यहां पर यथाशक्ति, ये एक उदाहरण है, ठीक है। अब अगर हम इसका विग्रह करें तो क्या होगा, हमेशा याद रखना यहां पर आपके सामने जो आ रहा है वो आपको पहला पद है यथा, ये आपका क्या है, पूर्व पद। पूर्व पद, शक्ति आपका क्या है, उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद हमने निकाल लिया एक में। अब ये जो यथा शब्द है, यथा शब्द किसी भी कंडीशन में अपने स्वरूप को नहीं बदलेगा। अव्यय का मतलब होता है वो शब्द जिन्हें हम कहीं पर इस्तेमाल करें, उसमें हम लिंग बदल दें, वचन बदल दें, कारक बदल दें, काल बदल दें, कुछ भी बदल दें, लेकिन उन शब्द में जो अव्यय शब्द है उसमें किसी भी तरीके की बदलाव नहीं होने चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख लो, अब अव्यय को मैं आपको समझा देती हूँ। अव्यय में आपका शब्द होता है बिना, एक एक शब्द ले लो, बिना, ठीक है। लड़की मेरे बिना घर गई, लड़का मेरे बिना घर गया, लड़कियां मेरे बिना घर गई, लड़के मेरे बिना घर गए। तो यहां पर हमने लिंग बदल दिया, वचन बदल दिया। अब हम काल बदल लेते हैं, लड़के मेरे बिना घर जा चुके हैं, लड़के मेरे बिना घर जाएंगे, काल बदल दिया हमने। बिना शब्द का स्वरूप कहीं पर भी बदला, बिना हमेशा बिना ही रहा, उसके स्वरूप में किसी तरह का बदलाव नहीं आया। तो वे शब्द जिनमें किसी भी तरह का विकार या परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है, लिंग वचन काल कारक किसी भी कंडीशन में, वो अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया अव्यय क्या होता है। अव्यय भाव समास में जब अव्यय आएगा तो इसमें एक शब्द बहुत कॉमन है, वो है यथा। यथा का जो मतलब होता है अनुसार। जब भी आप इसका विग्रह करोगे दिमाग में बैठा दो, यथाशक्ति, यथा प्रयोजन, कुछ भी आपका आ सकता है, तो वो हमेशा आपका क्या रहेगा, यथा का मतलब होता है अनुसार। अब जब हम इसका विग्रह करेंगे, जब इसका विग्रह कर रहे हैं अगर समास का, तो क्या निकल रहा है यहां पर, शक्ति के अनुसार। ठीक है,
तो अब आपको समझ में आ गया, जहां पूर्व पद आपका अव्यय हो। अब यहां पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें आप देखिए क्या है, यथाशक्ति, यथाक्रम, यथा नियम, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष और यथासाध्य। ठीक है, इन सब में देखिए यथा जो है वो तो मैंने आपको बता दिया, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष। अब प्रति शब्द भी जो है उसके आगे या पीछे शब्द जुड़ जाएंगे, लेकिन प्रति शब्द हमेशा मूल रूप में प्रति ही रहता है, वो कभी अपने स्वरूप को नहीं बदलता है। उसका पहला नियम होता है वो अपने स्वरूप को कभी नहीं बदलता है। तो वही चीज है, यहाँ देखिए यहाँ वो बदला ही नहीं। ये सब करने के बाद अब हम जो आ रहे हैं वो क्या चीज है, दूसरा। ये तो हमारा क्या था, ये हमने आपको पहला वाला समझाया जहां पूर्व पद आपका अव्यय होता है। अब हम दूसरी कंडीशन पे आते हैं जहां पूर्व पद उपसर्ग हो। इसके लिए शब्द खोज लेते हैं जरा। इसके लिए शब्द क्या है, हमने बोला बेशर्म। ठीक है, यानी क्या, बेशर्म है। बेशर्म में आपका जो पूर्व पद है वो कौन सा है, ध्यान रखिए, बे है। पूर्व पद बे है और उत्तर पद आपका शर्म है। यहां पर बे पूर्व पद है और शर्म आपका क्या है, उत्तर पद है। ओके, समझ में आया, बे आपका पूर्व पद और शर्म आपका उत्तर पद। अब बे क्या है, ये मूल शब्द से पहले लगा है, तो पहला ये क्या है, उपसर्ग है। क्या है, उपसर्ग है। तो जहां आप उपसर्ग प्रत्यय तो आप लोगों ने पढ़े हैं ना 9th में, तो उसमें तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये आपको पता है कि ये आपका, अब इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा बताओ। अगर हम इसका विग्रह कर रहे हैं तो ये क्या बन रहा है, बिना शर्म के, बिना शर्म के या बिना लज्जा के, कुछ भी आएगा। तो यहां पर पहला पद आपका क्या हो गया, उपसर्ग हो गया। ये देखिए ना, पूर्व पद आपका उपसर्ग होता है, वहां पे भी अव्ययभाव समास रहता है। इधर आइए, यहां पर दिया है आपको आ जन्म, जन्म से पहले आ लगा है, यहां पर दिया है ना, तो ये आप देख रहे हैं आ जन्म, यानी कि जीवन भर या जन्म से लेकर, आप कोई भी दे सकते हैं, दोनों ही उदाहरण यहाँ पर सर, जैसे यहाँ जन्म से लेकर है, आ जन्म मतलब आपका संपूर्ण जीवन, पूरा जीवन, कुछ भी लिख सकते हो विग्रह। अब हम आ जाते हैं तीसरा, वो क्या है आपका पुनरावृत्ति, जहां पर शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। जैसे आपके पास में शब्द आ रहा है रातों रात, यहां पर आप देख रहे हैं रात शब्द 2 बार आया, रातों रात आया ना। जहां पर एक ही शब्द 2 बार आता है वहां पर भी आपका अव्ययभाव समास ही होगा। ठीक है, रातों रात मतलब रात ही रात में। अगर इसका अब हम विग्रह करने पर उतरे तो यहां पर इसका विग्रह क्या होगा, ये होगा रात ही रात में, रात ही रात में, ये इसका विग्रह होगा। अब इसका जो हमने यहां पर देखा था, इसमें पूर्व पद उत्तर पद रहता है, पहला पूर्व पद भी रात है और दूसरा उत्तर पद भी रात है। ठीक है, ये 3 कंडीशन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन तीनों ही कंडीशन कहीं पे भी अप्लाई हैं, वहां पर आपका अव्ययभाव समास ही होगा। जैसे अब आप यहां देख रहे हो, यहां पर पूर्व पद आपका यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाक्रम, क्रम के अनुसार। तो यथा जहां भी शब्द आएगा उसको जब भी आप समास विग्रह करोगे अनुसार में बदल देना। जैसे यथा नियम, नियम के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। अब यहां पर इसी तरह प्रतिदिन आता है, आपका प्रतिलिपि आता है, प्रतिवर्ष आता है। तो ये सभी में जो प्रति शब्द है ये आपका क्या है, अव्यय है, ये किसी कंडीशन में अपने स्वरूप को नहीं बदलेगा। फिर उसके बाद है आ जन्म, यहां पर पूर्व पद आपका क्या है, पूर्व पद आपका यहां पर उपसर्ग दिया गया है, उसका विग्रह किया जन्म से लेकर। यथा साध्य, जितना साधा जा सके या साधने के अनुसार, इसको आप ऐसे भी विग्रहित कर सकते हो। ठीक है, तो अव्ययभाव समास मैंने आपको समझा दिया। 3 चीजें थी जिसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये तीनों कंडीशन किसी भी समास में अगर एप्लीकेबल होते हैं, यानी कि अगर दिखते हैं, तो उस जगह आपका अव्ययभाव समास ही रहेगा। ठीक है,
इसी तरह आगे देखिए यहाँ पर क्या है, धड़ाधड़। अभी मैंने आपको बताया था ना, जहां पुनरावृत्ति रहती है वहां पे भी अव्यय भाव समास होता है। यहाँ पर आप देख रहे हो धड़ाधड़, धड़ाधड़, एक ही शब्द दो बार आया, धड़ 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 की आवाज के साथ। घर घर, यहां पर भी देखिए एक ही शब्द दो बार आया तो क्या होगा, प्रत्येक घर, ठीक है, या घर ही घर में। रातों रात, रात ही रात में, ठीक है। ये आमरण, मरण मूल आपका जो उत्तर पद है ये मूल शब्द है, जबकि आ आपका क्या आ रहा है, ये आपका पूर्व पद है। ये क्या है, आपका पूर्व पद है, और पूर्व पद में क्या है, आपका उपसर्ग है। यहां पर उपसर्ग आया तो आमरण यानी कि मृत्यु तक। यथा काम, इच्छा अनुसार, यथा काम यानी कि आपको जिस जैसी भी इच्छा हो उसके अनुसार काम। तो यहां पर कंडीशन हमने आपको बता दी कि किस किस तरीके से आपके पास में अव्यय भाव समास आएंगे, कहीं पर भी होंगे आपकी यही कंडीशन चलेगी। नेक्स्ट आते हैं, अब हम आ गए तत्पुरुष समास में। किस में आ गए, तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद मतलब कौन सा हुआ, उत्तर पद। कौन सा, उत्तर पद। यह कारक से जुड़ा समास है। ये क्या है, ये कारक से जुड़ा हुआ समास होता है। इसमें ज्ञातव्य विग्रह से में जो कारक प्रकट होता है उसी कारक वाला वो समास होता है। यानी कि जब हम समास होता है और उसका विग्रह करेंगे तो बीच में हम जो कोई भी कारक लगाएंगे उसी कारक के अनुसार समास होता है। इसे बनाने में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब जैसे देखिए, इसको हम थोड़ा इजी भाषा में बता देते हैं। तत्पुरुष समास वो समास होता है जो पूरी तरीके से कारक पर डिपेंड होता है। कारक आपने पढ़े हैं तो उसमें कितने होते हैं, 8 कारक होते हैं। कितने होते हैं, 8 कारक। कौन कौन से होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर संबंध आपका बताया। उसके बाद क्या था, संबंध का की के रा री रे ए और संबोधन है भो अरे। ये पूरे 8 कारक होते हैं और ये बचपन से आपको टेबल लर्न कराया जाता है। इन 8 कारक में, ठीक है, यहाँ पर अब कौन कौन से कारक हैं मैं आपको पहले यहाँ लिख देती हूँ तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। कर्ता, पहला कारक आपका क्या है, कर्ता। दूसरा है कर्म, कर्ता ने कर्म को करण, संप्रदान, अपादान, ओके, 5वां था। छठा आपका है यहाँ पर अधिकरण, ठीक है। 7वां संबंध, 8वां संबोधन। मैं लिख रही हूं, आप लोग चाहो तो इसकी विभक्तियां नोट डाउन करो, क्योंकि इन्हीं पे आप सारे कारक याद कर सकते हो। ये सारे कारक के नाम हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध, संबोधन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है, कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह होता है ने, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, अब इसके आगे जो एक चीज लगी होती है वो होता है अलग, अधिकरण में पर संबंध का की के रा री रे, संबोधन हे भो अरे।
ठीक है, ये सारी विभक्तियां होती हैं, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, अधिकरण में पर ऊपर संबंध का की के रारी रे ये संबोधन हे भो अरे। तो ये 8 आपके कारक होते हैं। इन 8 कारक में 2 कारक को हटा दिया गया है जो तत्पुरुष समास में नहीं लिए जाते। अब वो 2 कारक कौन से हैं? आपका एक तो है ये संबोधन, ठीक है, संबोधन कारक को हटा दिया गया है, ये समास में नहीं आता। और दूसरा कर्ता कारक, ये समास में नहीं आता। कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। तो ये सिर्फ 6 होते हैं समास के, तत्पुरुष समास के भेद सिर्फ 6 माने गए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 और ये 6, क्योंकि 8वां और पहला हटा दिया गया है, इसे हम नहीं पढ़ते। ये हमारे कारक में, कारक तो हैं ये, लेकिन ये समास में नहीं आते हैं। ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी, ठीक। अब आपके जब भी हम कोई भी समस्त पद का विग्रह करते हैं और उनमें जो भी चिन्ह लगा हुआ, कहीं को लगा, कहीं से लगा, कुछ भी लगा, उसी के हिसाब से कारक रहेगा। तो इसे आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो कहीं कॉपी में नोट डाउन कर लो। बहुत जरूरी है कि ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं पर आधारित है आपके पास आगे तत्पुरुष समास के भेद। चलिए ले लिया, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर तत्पुरुष समास के इन्होंने उदाहरण दे दिए हैं। अब उदाहरण हम देख लेते हैं, क्योंकि आगे अभी हम इन्हीं के भेद देखेंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, समस्त पद है देश भक्ति। कौन सा पद है? देश भक्ति। यह है ना देश भक्ति, ये समस्त पद है। जब इसको विग्रह किया तो ये पूर्व पद, ये उत्तर पद, और ये बीच में लग गया कारक। कारक कौन सा है यहाँ पर? के लिए। के लिए कारक क्या है? अब आपको जब वो टेबल याद होगा तभी आप यहाँ पर बता सकते हो। तत्पुरुष समास में ये कौन सा कारक है? के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये हुआ आपका संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक है। ये क्या हुआ? तत्पुरुष समास। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। फिर आ जाइए, राजा का पुत्र। ये पूर्व पद, ये उत्तर पद, बीच में का लगा। का कौन से कारक में आता है? संबंध कारक में। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अधिकरण में पर, अपादान से, संबंध का की के रारी रे, संबोधन हे भोवरे, ठीक है ना। यही कारक है ना। तो का की के कहाँ आता है? आपका संबंध तत्पुरुष समास। यहां पर राजपुत्र बना, यहां पर क्या है आपका? संबंध तत्पुरुष समास। फिर आते हैं शराहत। क्या है? शराहत। ये आपका समस्त पद है। शर से आहत, यहां पर शर आपका पूर्व पद हो गया, यहां पर आहत हो गया। अब यहां पर आया से, तो से हमारे 2 कारक में आता है। एक आता है करण कारक में और एक आता है अपादान कारक में। अपादान कारक और करण कारक में दोनों एक ही विभक्ति चिन्ह लगने के बावजूद भी ये अलग अलग होते हैं। जहां कहीं पर किसी भी चीज से कोई चीज अलग हो रही है, जैसे हम बोलते हैं हिमालय से गंगा निकल रही है, तो हिमालय से गंगा अलग हो रही है, तो उस जगह से आपका अपादान कारक है। लेकिन हम क्या बोलेंगे? मुझसे ये नहीं होगा, तो यहां पर जो से लगा है वो करण कारक का है। जहां कहीं पर कोई चीज किसी से अलग होती है, उसका भाव आता है, तो वहां पर आपका अपादान कारक होता है। लेकिन यहां पर कोई चीज अलग नहीं हो रही, इसलिए यहां पर आपका आएगा करण तत्पुरुष समास। कौन सा आएगा? करण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आते हैं आपका राह खर्च। ये समस्त पद है। पूर्व पद है राह और यहां पर उत्तर पद है खर्च। बीच में आया के लिए, तो के लिए कौन सी विभक्ति है? संप्रदान की। किसकी है? संप्रदान कारक की।
नेक्स्ट आते हैं तुलसीदास कृत्य। तो यहां पर ये समस्त पद है तो हम क्या बोलेंगे, तुलसीदास द्वारा कृत्य। तो यहां तुलसीदास द्वारा कृत्य। अब ये द्वारा शब्द याद है कहां पर आया था, याद आया, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है ना, तो से के द्वारा, तो वहां पर द्वारा आया। तो यहां पर भी ये से क्या है आपका करण तत्पुरुष समास आएगा, करण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आते हैं राजा का महल। देखिए यहां बीच में का आया, पूर्व प्रत राजा और महल राजमहल, का कहां आएगा आपका संबंध में। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर एक तरीके से तत्पुरुष समास समझाए भी। जब भी आपके पास में इस तरीके से समस्त पद आएंगे, इन समस्त पदों का हमेशा जब भी आप विग्रह करोगे और बीच में जो भी विभक्ति चिन्ह लग रहे हैं या परसर्ग लग रहे हैं, उन्हीं के हिसाब से आपको क्या करना है, आपको समास खोज लेना है। ये मैंने आपको बताया। अब इन पूरे 6 समासों को हमें समझना भी तो है। तो देखिए अब आ गए हम समास के भेद पे। वैसे तो तत्पुरुष समास के 8 भेद होते हैं, किंतु विग्रह करने की वजह से कर्ता और संबोधन 2 भेदों को लुप्त रखा गया है। इसीलिए विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तो कारक के हिसाब से अगर हम देखें तो 8 भेद होते हैं, लेकिन हमने कर्ता और संबोधन इन दोनों को अलग कर दिया है। सिर्फ हमने 6 माने। कौन से? कर्म आपका कर्म कारक हो गया, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास, अपदान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। सिर्फ ये 6 आपके तत्पुरुष समास माने जाते हैं। इन्हें रटो, जैसे मैंने याद किया ना, इनको आपको रटना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आ गया कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपदान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो ये होते हैं आपके 6 समास, तत्पुरुष के 6 भेद। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कर्म तत्पुरुष समास। क्या है यहाँ पर? इनमें 2 पदों के बीच में कर्म कारक छिपा होता है। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। को कर्म कारक की विभक्ति भी कहा गया है, उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। किसी भी समास को जब आप विग्रहित करोगे और बीच में को आएगा तो उस जगह आपका होगा कर्म तत्पुरुष समास। ठीक, तो यहां देखिए क्या है, ये कर्म तत्पुरुष के उदाहरण हैं, इनको समझिए। मैंने क्या बोला था, जब आप विग्रह करोगे तो को आएगा। जैसे यहां पर आप देख रहे हो समस्त पद है रथ चालक, और जब हम इसका विग्रह कर रहे हैं तो इसका पूर्व पद है रथ और दूसरा चालक यानी कि चलाने वाला, बीच में आया को। तो को किसकी विभक्ति है? कर्म कारक की। तो जब भी समस्त पद का हम विग्रह करेंगे और उस जगह विग्रह करते समय को आ रहा है तो आपका क्या रहेगा वहां पर? कर्म तत्पुरुष समास। उसी तरह आगे बढ़िए, ग्राम गत, ग्राम को गया हुआ, तो बीच में को आया। माखन चोर, माखन को चुराने वाला, बीच में को आया। वन गमन, वन को गमन, तो बीच में को आया। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। देशगत, देश को गया हुआ। जन प्रिय, जन को प्रिय। मरणासन्न, मरण को आसन्न या मरण, हाँ ठीक है, मरण को आसन। तो आप सभी ने यहां देखा कि जब हम समस्त पद का विग्रह कर रहे हैं तो विग्रह करते समय इन पूर्व पद और उत्तर पद को जब हम अलग करते हैं तो इसके बीच में जो विभक्ति लग रही है उस विभक्ति में जब को आता है तो वो होता है आपका कर्म तत्पुरुष समास। सबसे पहले जो मैंने ग्राफ अभी आपको पहले बनाया था उसे आपको लर्न करना पड़ेगा। अगर आपने लर्न नहीं किया तो आप इस कारक को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड आ गए हम करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास में क्या है? जहां पर पहले पद में करण कारक का बोध हो,
इसमें दो पदों के बीच करण कारक छिपा होता है। करण कारक का चिन्ह या विभक्ति के द्वारा और से होता है, उसे करण तत्पुरुष कहते हैं। तो सिंपल क्या है कि अब जैसे हम समस्त पद दिया है, जब हम उन समस्त पदों का विग्रह कर रहे हैं तो दोनों पदों को हम अलग अलग करेंगे, पूर्व पद और उत्तर पद। अब इनके बीच जो विभक्ति लगेगी वो होगी से या द्वारा या के द्वारा, ये तीन चीजें आपकी लग सकती है। तो इनके अनुसार हम क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करण तत्पुरुष समास। ठीक है, अब यहाँ पर चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने तीन चीजें आपको बताई हैं। ठीक है, से, के द्वारा और द्वारा, ये चीजें लगेंगी। जैसे यहां पर है स्वरचित, क्या है स्वरचित, ये समस्त पद है। स्वरचित क्या है, स्वरचित को अगर हम करते हैं स्व द्वारा रचित। ठीक है, ये देखिए यहां पर द्वारा था ना और से है। फिर है मन चाहा, मन से चाहा। फिर है शोक ग्रस्त, शोक से ग्रस्त। भूख मरी, भूख से मरी, तो यहां पर आया भूख से मरी। तो समझ में आया। यहां पर जब भी हम विग्रह करेंगे, दो पद पूर्व पद और उत्तर पद का जब हम विग्रह करेंगे और इन दोनों के बीच में अगर से और के द्वारा आता है तो उन दोनों वो क्या होगा आपका करण तत्पुरुष समास। ये देखिए यहां पर आया क्या, धनहीन, धन से हीन। अब चलिए बहुत अच्छी चीज यहां पर आ गई जो मैं आपको क्लियर कर सकती हूं। धनहीन जो है, धन से हीन, ये आपका करण तत्पुरुष समास में नहीं आएगा, ये इसका गलत उदाहरण है। ठीक है, अब क्यों है हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, पहले आगे देख लें फिर उसको हम बताते हैं। बाणाहत यानी बाण से आहत। नेक्स्ट है ज्वर ग्रस्त, ज्वर से ग्रस्त यानी कि बुखार आया हुआ होता है जिसको। मदांध, मद से अंधा। रस भरा, रस से भरा। भयाकुल, भय से आकुल, भय से डरा हुआ। आंखों देखी, आंखों से देखी। अब आप बोलोगे धनहीन, धन में भी तो से लगा है, लेकिन ये हमारा करण तत्पुरुष समास में क्यों नहीं आ रहा। मैंने आपको भी बताया था ना, से विभक्ति आपके दो कारक में लगती है। ठीक है, ये जो से विभक्ति होती है दो कारक में लगती है। पहला कारक होता है आपका करण कारक, करण कारक, और दूसरा कारक होता है आपका अपदान कारक। यहां पर ये जितने भी हैं इन सभी में जो से लगा है ये सिर्फ उनसे कनेक्टेड करने के लिए बनाया गया है। जैसे हम देख रहे हैं आंखों देखी, तो आंखों ने जो चीज देखी आंखों से कनेक्टेड है। लेकिन धनहीन जो एक ऐसा शब्द है जिससे ये चीज पता चल रही है कि किसी व्यक्ति से धन अलग हो रहा है। ठीक है, करण अपदान कारक में हमेशा से जब भी आएगा वो अलग होने के भाव को व्यक्त करेगा। क्या करेगा, वो हमेशा वो से आपको क्या करेगा, अलग होने के भाव को बताएगा। यहां पर ये से धन से हीन यानी कि जो कोई भी है उससे धन अलग हो रहा है, उसके पास धन अब नहीं है। अगर दो चीजें तमें, एक होता है धन रहित, एक होता है धन सहित, दो शब्द हैं। ठीक है, एक होता है आपका धन सहित, ठीक है, और एक शब्द होता है धन रहित या धन से हीन। ठीक है, दो ये शब्द होते हैं। एक में क्या है, धन के साथ, एक अगर इसका हम विग्रह करेंगे तो यहां पर आएगा क्या, धन, धन के साथ आता है। ठीक है, धन के साथ यानी कि जिसके पास धन है। और एक हम बोल रहे हैं क्या, जिसके पास धन नहीं है, धन रहित, दो चीजें। तो मतलब इसके पास धन है, ये प्लस में है, और ये धन नहीं है तो ये माइनस में है। तो हमेशा यही चीज रखनी, प्लस वाला हमेशा क्या आएगा, करण कारक में, यानी कि कब जिस से शब्द जहां पर किसी का किसी से कनेक्शन दिखा रहा है, वो से जहां कहीं पर भी आ रहा है तब वो करण कारक होगा।
और जहां कहीं पर भी से शब्द किसी को किसी से अलग कर रहा है, कम कर रहा है, वहां पर अगर से आता है तो वहां पर अपदान कारक होगा। जबकि यहां सभी में आप से देख रहे हो, यहां पर संबंध को व्यक्त कर रहा है, एक का दूसरे से वो नाता जोड़ रहा है। लेकिन जबकि यहां से शब्द जो आ रहा है, यहां से धन अलग होने का भाव हो रहा है, इसलिए यहां पर अपदान कारक आएगा। ठीक, तो मैंने आपको बता दिया ना, ये जो धनहीन है ये अपदान कारक का उदाहरण है, करण कारक का नहीं। नेक्स्ट आते हैं संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए क्या कारक चिन्ह था? वो था के लिए। इसमें दो पदों के बीच संप्रदान कारक छिपा होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह या विभक्ति के लिए होती है। क्या होता है? के लिए होती है, उसे संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। जब हम कोई भी समस्त पद का विग्रह करेंगे, तब हम उत्तर पद और पूर्व पद को जब अलग अलग करते हैं तो उनके बीच में जब भी के लिए लगा है, वहां पर आपका संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। यहां पर आप देख रहे हो विद्यालय, विद्या के लिए आलय, रसोई घर, रसोई के लिए घर, सभा भवन, सभा के लिए भवन, विश्राम गृह, विश्राम के लिए गृह, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। तो आप सभी ने देखा कि जब हम विद्या और आलय को अलग किया तो बीच में के लिए लगा, रसोई और घर को अलग किया तो उसके बीच में के लिए लगा, सभा भवन को अलग किया तो सभा के बीच और भवन के बीच में क्या लगा? के लिए लगा। विश्राम गृह, विश्राम और गृह के बीच में के लिए लगा। गुरु दक्षिणा, गुरु और दक्षिणा के बीच में के लिए लगा। तो जहां पर पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में के लिए विभक्ति आ जाए, वहां पर आपका संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाता है। इसी तरीके से और भी आगे उदाहरण है, उदाहरणों पर मेन ध्यान दीजिएगा क्योंकि यही सारी चीजें आपके पास में आने वाली हैं। देश भक्ति, पूर्व पद देश, बीच में आपका लगा के लिए भक्ति। स्नान घर, स्नान के लिए घर। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। देवालय, देव के लिए आलय। गौशाला, गौ के लिए शाला। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। देखा ना आपने यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में के लिए आ रहा है। यही चीजें आपको ध्यान रखनी है विग्रह करते समय। इनकी प्रैक्टिस करना, याद रखना, ये नहीं कि एक बार पढ़ लिया हो गया, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपके पास में पेपर्स हैं, जो कुछ भी बुक्स हैं, हर चीज़ को आप निकालिए, पढ़िए। जितने ऑप्शंस आप पढ़ेंगे, आप उस चीज़ में उतना ज़्यादा पारंगत होते जाएंगे। नेक्स्ट आया अपदान कारक। अपदान कारक की विभक्ति क्या है? से, जहां पर से लगा हो और अलग होने का भाव हो। इसमें दो पदों के बीच में अपदान कारक छिपा होता है। अपदान का चिन्ह या विभक्ति होती है से अलग होना। ठीक है, ये देखो अलग आपको यहाँ पर दिया गया है। से विभक्ति लगी होगी लेकिन वो अलग होने के भाव को व्यक्त करेगी, उसे अपदान कारक कहते हैं। अब अपदान कारक का उदाहरण देखिए। चलिए यहां पर बहुत ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज आपको बताते हुए चलूंगी मैं। काम चोर, ठीक है, काम से जी चुराने वाला, यानी कि यहां पर कोई व्यक्ति ऐसा है जो काम से अलग रहना चाहता है। ठीक है, वो काम करना नहीं चाहता, वो काम से अलग रहना चाहता है। तो वो क्या हो रहा है? काम से अलग हो रहा है। फिर नेक्स्ट है दूरागत, दूर से आगत। अब यहां पर जो से लगा है ये क्या चीज है? यहां पर ये अलग होने के भाव को नहीं बता रहा, इसलिए ये अपदान नहीं करण कारक है। कौन सा कारक है? करण कारक है। करण कारक, करण तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? करण तत्पुरुष समास का उदाहरण है, क्योंकि यहां पर ये अलग होने के भाव को नहीं बता रहा है। ये क्या बता रहा है? दूर से आगत, यानी कि दूर से आया हुआ। ये तो अलग नहीं हो रहा, यहां आया है।
ठीक है ना। फिर है रण विमुख, रण से विमुख। अच्छा, ये एक नेत्रहीन एक अलग दिया है। रण से विमुख यानी कि जो रण से अपना मुंह अलग छिपाकर अलग हो जाए, यानी कि रण से अलग हो जाए, उसके लिए। नेत्रहीन, नेत्र से हीन यानी कि जिसके, नेत्रहीन कौन होता है? जिसके पास आंखें नहीं होती हैं, यानी कि उससे क्या है, आंखें अलग हो गई हैं। नेक्स्ट आते हैं पाप मुक्त, पाप से मुक्त, जो व्यक्ति पाप से अलग हो गया है। देश निकाला, देश से निकाला, एक ऐसा व्यक्ति जिसे देश से अलग कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट यानी कि एक ऐसा व्यक्ति है जो रास्ते से अलग हो गया, भ्रष्ट हो गया मतलब भटक गया है। पदच्युत यानी कि पद से च्युत यानी कि जिसको पद से हटा दिया जाता है, उसको पदच्युत बोलते हैं ना। कोई व्यक्ति अगर ऐसा काम करे तो उसे पद से हटा दिया जाए, तो क्या है, वो पद से अलग हो गया है। जन्म रोगी, जन्म से रोगी। अब बताइए यहां पर होगा, ये व्यक्ति क्या है, यहां जन्म से, उसके साथ जन्म से वो रोग लगा हुआ है, अलग तो हो ही नहीं रहा, तो ये सीधे सीधे आपका अपादान नहीं, ये करण तत्पुरुष समास है। अच्छा है कि बीच बीच में ऐसे उदाहरण आए हैं ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं। यहां पर क्या है, जन्म से रोगी, वो उसके साथ जन्म से रोग जुड़ा हुआ है, यहां पर कोई चीज अलग होने के भाव को नहीं बता रही है। फिर देखते हैं रोग मुक्त, रोग से मुक्त, एक ऐसा व्यक्ति जो रोग से अलग हो गया है, इसलिए। तो देखिए यहां पर दो ऐसे उदाहरण निकले जहां पर से तो लगा था, लेकिन वो अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं था, क्योंकि उनसे कोई चीज अलग नहीं हो रही थी, जुड़ी हुई या संबंध को बता रही थी। इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है, अर्थ ढूंढना है और आगे बढ़ते रहना है। नेक्स्ट आ गए अब हम संबंध तत्पुरुष समास में। संबंध तत्पुरुष जहां पर एक का संबंध दूसरे से समझाने के लिए हम का, की, के शब्द का इस्तेमाल करेंगे, इन विभक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहां दिया है, इनमें दो पदों के बीच में संबंध कारक छिपा होता है। संबंध कारक के या विभक्ति होती है का, के, की होती है, उसमें संबंध तत्पुरुष समास होता है। तो कौन सा समास होता है? संबंध तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ये विभक्ति आपको याद रखनी, का, के, की। ठीक है, को देखिए आपका कहाँ आता है, कर्म कारक में, लेकिन का, के, की आपका कहाँ आएगा, संबंध कारक में। उदाहरण देखोगे अभी आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। जैसे यहां दिया है राजपुत्र, राजा का पुत्र, यहां राजा का संबंध पुत्र से या पुत्र का संबंध राजा से बताने के लिए हो रहा है। नेक्स्ट है गंगा जल, गंगा का जल, गंगा का संबंध जल से दिखाने के लिए, ये जल किससे संबंधित है, गंगा से संबंधित है। अच्छा, मैंने एक चीज और आपको बताई थी, तत्पुरुष में हमेशा उत्तर पद प्रधान होता है, तो बाद वाला पद प्रधान है। ठीक है ना, पुत्र, जैसे पुत्र का क्या संबंध है कि वो राजा का है, जल का क्या संबंध है, वो गंगा का है। उसी तरह आइए लोकतंत्र, लोक का तंत्र, तंत्र का संबंध क्या है, वो लोगों का है, लोगों द्वारा स्थापित किया गया तंत्र है। फिर है दुर्वा दल, यानी कि दुर्व का दल, यानी आप दुर्वा दल जानते हो ना, एक छोटी सी घास टाइप की दूब होती है, उसको बोलते हैं दुर्वा दल। दल यानी कि दुर्वा का जो पत्ता होता है उसे दुर्वा दल बोलते हैं। फिर आते हैं देव पूजा, देव की पूजा, यहाँ पर पूजा का संबंध क्या है कि वो देव से जुड़ी हुई है, देवों की हम आराधना कर रहे हैं। आम वृक्ष, आम का वृक्ष, वृक्ष का संबंध क्या है कि वो आम का है। राजकुमारी, राजा की कुमारी, तो यहाँ पर क्या आया कि राजा जो है उसका कुमारी का जो संबंध है किससे है, राजा से है। तो आपने देखा यहाँ पर का और की जैसे संबंध वाले विभक्ति चिन्ह आए हैं। अब आगे और भी है, देखिए अब हमने अभी तक का और की से किया था ना, तो इसमें देखिए अब के भी शब्द आएंगे। जैसे यहाँ दिया है जल धारा, तो क्या आया, जल की धारा। राजनीति, राजा की नीति। सुख योग, सुख का योग। मूर्ति पूजा, मूर्ति की पूजा। श्रद्ध कण, श्रद्धा के कर्ण, तो यहाँ पाया ना, देखिए के आ गया, तो ये भी आप कहता है का, की, के।
फिर है शिवालय, शिव का आलय। देश रक्षा, देश की रक्षा। सीमा रेखा, सीमा की रेखा। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि जब हम पूर्व पद और उत्तर पद को अलग कर रहे हैं, हमेशा याद रखना समास कोई भी होगा जब हम विग्रह करेंगे तो ही हम सही तरीके से पता कर सकते हैं कि ये समास किससे संबंधित है। आपको सिर्फ एक शब्द दिया जाएगा, पद दिया जाएगा और उसी से आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा समास है। तो उसके लिए आपको पहले क्या करना है, पहले आपको विग्रह करना पड़ेगा, तब आप समास खोजोगे ना। तो यहाँ तो अभी हम तत्पुरुष समास देख रहे हैं, अभी तो आगे बहुत सारे समास है ना। अब हम आ गए अधिकरण पर आपके, ठीक है। अब क्या है, नंबर 6 पर हम आ गए, अधिकरण पर। इसमें दो पदों के बीच अधिकरण कारक छिपा होता है। अधिकरण कारक का चिन्ह या विभक्ति में पर होता है, उसे अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी कि जब हमारे सामने एक समस्त पद दिया गया है और उसमें से हम पूर्व पद और उत्तर पद अलग करेंगे और उसके बीच में जब में और पर लगेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो चलिए यहाँ पर उदाहरण दिए, कुछ उदाहरण देख लेते हैं, फटाफट आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे होने वाला है। यहाँ है कार्य कुशल, तो क्या आया, कार्य में कुशल। वनवास, वन में वास। ईश्वर भक्ति, ईश्वर गलत लिखा हुआ है, ईश्वर में भक्ति। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। दीन दयाल, दीनों पर दयाल। दानवीर, दान देने में वीर, तो आया ना दान देने में वीर, ठीक है, दान देने में वीर। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जब हम उत्तर पद और पूर्व पद को अलग कर रहे हैं तो उनके बीच में और पर जैसे शब्द आते हैं। कुछ और शब्द हैं, इनको भी देख लेते हैं ध्यान से। आचार निपुण, आचार मतलब क्या हो गया, खाने वाला आचार नहीं है, ये आचरण है यानी कि व्यवहार। आचार निपुण, आचार में निपुण। जलमग्न, जल में मग्न। सिर दर्द, सिर में दर्द। क्या है, कला कुशल यानी कि कला में कुशल। यहाँ पर कला नहीं है, यहाँ पर कला है, कला कुशल। शरणागत, शरण में आगत। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। आप बीती, आप पर बीती। तो देख रहे हैं ना, जब हम समस्त पद को विग्रह कर रहे हैं, समास विग्रह कर रहे हैं और पूर्व पद उत्तर पद को हम अलग कर रहे हैं तो उसके बीच में जो विभक्ति चिन्ह लग रहे हैं इन्हीं से हम पहचानेंगे कि तत्पुरुष समास कहाँ है। तो हमने पूरे 6 तत्पुरुष समास कर लिए, हो गया कंप्लीट। अब हम आ गए अपने दूसरे समास। पहला हमने समास पढ़ा कौन सा, अव्ययभाव समास। दूसरा पढ़ा तत्पुरुष समास जिसके 6 भेद पढ़े। अब तीसरा है हमारा कर्मधारय समास, ठीक है। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद मतलब बाद वाला पद, ठीक है। इस समास में विशेषण विशेष और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो ये आपको समझ गए, हम उदाहरण के साथ आपको समझाएंगे। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण आप ले लो। यहाँ पर हम ले लेते हैं नील कमल, ठीक है। हमने एक उदाहरण लिया है नील कमल, ठीक है। अब इन्होंने हमसे क्या बोला, ध्यान दिया आपने कि इसमें उत्तर पद प्रधान होगा यानी कि बाद वाला पद, ठीक है। नील जो है ये पूर्व पद है और कमल उत्तर पद है। तो नील हमारा क्या है, ये है आपका पूर्व पद और कमल है आपका उत्तर पद, ठीक है। हमने आपको यहाँ समझा दिया ये चीज़। अब चलिए आते हैं यहाँ पर मेन। उन्होंने बोला उत्तर पद प्रधान होगा और 2 चीज़ें बताई, विशेषण विशेष्य, ठीक है। एक तो ये बताया विशेषण विशेष, दूसरा बताया उपमेय और उपमान। ये चीज़ें क्या होती हैं पहले इन्हें समझो, क्योंकि अभी आगे आने वाले जो और भी समास है उनमें भी ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं। विशेषण और विशेष्य होगा, ठीक है, ध्यान रखना। कॉलम यहाँ पर क्या है, कमल की विशेषता को बताया जा रहा है,
ठीक है, इसलिए यहाँ उत्तर पद प्रधान है। जो कोई भी होगा, नील आकाश है, नीला कमल है, सज्जन है, जितने भी ये समास होंगे इनमें उत्तर पद यानी कि बाद वाला जो पद है उसी की विशेषता बताई जाएगी और वो विशेषता होगी आपकी पूर्व पद में। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, ये आपका है विशेष्य। तो ये क्या है आपका विशेष्य, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है ना। दूसरा चीज यहाँ पर क्या है, और जो विशेषता बताई जा रही है वो क्या होगी आपकी विशेषण। ये क्या कहलाएगी, विशेषण। भाई कमल की क्या विशेषता है, कमल की विशेषता है कि वो नीला है, ठीक है, कमल की क्या विशेषता है, वो नीला है। तो ये विशेष्य हो गया और ये विशेषण हो गया। उत्तर पद इसमें प्रधान है, क्योंकि इसी की विशेषता बताई जाएगी। अब आ जाते हैं उपमेय और उपमान, ठीक है। अब उपमेय और उपमान किस में आएगा, भी इस वाले में उपमेय उपमान नहीं है। अब जैसे हम यहाँ पर एक नया शब्द ले लेते हैं आपका चंद्रमुखी, ठीक है। अब हमने एक शब्द लिया चंद्रमुखी, इसको कट करिए, यहाँ लिखेंगे चंद्रमुखी, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर क्या, अब इसमें उपमेय और उपमान है, कैसे है वो बताती हूँ। देखिए यहाँ पर आपका ये चंद्र जो है ये क्या है, ये दो चीजें आप समझो। यहाँ पर चंद्र आपका पूर्व पद है और मुखी आपका उत्तर पद है, ठीक है। अब यहाँ पर मुख जो है वो उसकी बात कर रहे हैं, हम मुख की बात करें। मुख क्या है, वो किसके समान है, चंद्रमा के समान है। मुख किसके समान है, चंद्रमा के समान। यहाँ विशेषता नहीं बता रहे हम, यहाँ मुख की समानता किसी दूसरी चीज से कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम क्या कहते हैं, कमल नयन बोलते हैं, ठीक है ना, कमल के समान नयन हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम मुख की समानता बता रहे हैं कि वो किसके समान है, चंद्रमा के समान। तो यहाँ पर मुख क्या है, इसकी हम समानता बता रहे हैं, क्या है, ये उपमेय है। ये क्या है, उपमेय, क्योंकि इसकी हम समानता बता रहे हैं और जिससे समानता बता रहे हैं वो हो जाता है उपमान, ठीक है। तो इसमें एक तो विशेषण विशेष वाली क्वालिटी होती है, दूसरा होता है उपमेय और उपमान वाली क्वालिटी होती है। तो ये दो चीजें इसमें निकल के आती हैं और दोनों ही कंडीशन में आपका उत्तर पद ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि उसी की विशेषता हम पूर्व पद में बताएंगे, उसी की जो समानता जिस शब्द से कर रहे हैं, जिस चीज से कर रहे हैं, वो आपका पूर्व पद में रहेगा। ये दो चीजें तो हमने आपको बता दी कि हम कैसे पहचानेंगे। इसमें एक शब्द विशेषण, दूसरा विशेष रहेगा, या एक उपमेय रहेगा और एक उपमान रहेगा। लेकिन जब हम इसका विग्रह करेंगे, अभी तक हमने अव्ययभाव समास में देखा तो चीज़ें अलग थी, उसमें पूर्व पद प्रधान था तो उसमें अव्यय था, ये सारी चीज़ें थी। इसमें ये दो चीज़ें निकल कर आएंगी, लेकिन विग्रह करने का इसका तरीका अलग होगा। जैसे अव्यय भाव में जब हम कर रहे थे तो हम उसको सेपरेट करने का काम कर रहे थे, तत्पुरुष समास में हम विभक्तियां लगा रहे थे कारक की, लेकिन कर्ण का ये आपके जो आपका ये आता है कर्मधारय समास, इसमें हम कैसे करते हैं। जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं नील कमल, तो जब हम जहाँ पर विशेषण और विशेष होगा, तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो इसका विग्रह करते समय हम क्या लिखेंगे, ध्यान देना। जब हम विशेषण विशेष वाले का विग्रह करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, नीला है जो कमल, हम क्या लिखेंगे, नीला है जो कमल, ठीक है, ये इसका विग्रह है। लेकिन जब हम उपमेय उपमानिकी का विग्रह करेंगे तब हम क्या लिखेंगे, चंद्र के समान मुख है जिसका, चंद्र के समान मुख है जिसका, ठीक है। अगर जिसका भी नहीं आएगा तो चंद्र के समान मुख, आप जिसका नहीं करो क्योंकि ये है जिसका जहां आएगा वो बहुव्रीहि समास में जाता है। तो चंद्र के समान मुख, हम चंद्रमुखी का जब उपमेय उपमान का करेंगे तब हम वहां पर समान जैसे शब्दों को लगाते हैं। किसको लगाते हैं हम, समान, ठीक है। और जब हम विशेषण विशेष में करते हैं तो है जो जैसे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
अब हम आपके सामने उदाहरण देंगे और उदाहरणों को पढ़कर हम देखेंगे कि किसमें विशेषण विशेष्य है और किसमें उपमेय और उपमान है। ठीक है, समझ में आ गया। ये कुछ चीजें होती हैं जो कर्मधारय समास में आपके लिए आती हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। कर्मधारय समास के उदाहरण हमारे पास में आ गए। अब इसमें देखिए क्या है, चरण कमल। अब आप यहां पर देखते जाना, चरण कमल तो क्या है, चरण कमल के समान चरण हैं जिसके, यहां पर क्या है, जहां हम समान लगाएंगे वहां क्या होता है आपका उपमेय और उपमान। ठीक है, उपमेय और उपमान होता है। ठीक है, फिर आ जाता है नील कमल। नीला है जो कमल, देखा ना आपने, यहां पर जो गगन की क्या विशेषता है कि ये नीला है। ठीक है, क्या है, ये नीला है, इसलिए यहां पर हमने क्या दे दिया, क्या दिया हमने यहां पर, ये है जो आ गया। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका विशेषण और विशेष्य है। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख या चंद्र के समान मुख, ये भी अच्छा, ये भी देखा, जहां पर के समान हो या जैसा हो, दोनों ही कंडीशन में आपका उपमेय उपमान आएगा। नेक्स्ट आते हैं पीतांबर, पीला है जो अंबर, ये क्या है आपका विशेषण विशेष है। महात्मा, महान है जो आत्मा, ये विशेषण विशेष को बता रहा है। लाल मणि, लाल है जो मणि, ये भी विशेषण विशेष को ही बता रहा है। महादेव, महान है जो देव, ये भी विशेषण विशेष को ही बता रहा है। देह लता, देह रूपी लता, तो ये क्या हो गया आपका उपमेय उपमान में चला गया। नव युवक, नव है जो युवक, ये आपका इसमें आ गया। तो समझ में आया, जब हमारे पास में उपमेय उपमान आएगा तो उसका जब विग्रह करेंगे तो जैसा, रूपी या के समान जैसे शब्दों को लगाएंगे, लेकिन जब विशेषण विशेष आएगा तो है जो जैसे शब्दों को बीच में हम लगाएंगे। दोनों जो भी हम पूर्व पद उत्तर पद को अलग करेंगे उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब मैंने आपको ये भी समझा दिया कि कहां पर उपमेय उपमान होता है और कहां पर विशेषण और विशेष्य होता है। अब आ गए हम द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास में क्या है, इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, इसमें किसी भी पद का गौड़ नहीं होता है, ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं होता। इसका विग्रह करने पर और अथवा या एवं एवं प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। मतलब मोस्टली आप देखेंगे विपरीतार्थक शब्द होंगे पहली चीज, मगर ये हमेशा नहीं होता है, मगर मोस्टली विपरीतार्थक होते हैं और दोनों ही पद जो हैं वो समान होते हैं। मतलब ये नहीं है कि एक की ज़्यादा महत्व है दूसरे का महत्व नहीं है, ऐसा अभी तक हम देखते आ रहे थे, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। इसमें दोनों ही पद जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि उनके एक के बगैर भी हम नहीं कर सकते। और जब हम इनका विग्रह करते हैं तो और है, या है, अथवा है या एवं जैसे शब्दों को लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आइए जल वायु, जल और वायु। ठीक है, जब हम इस समस्त पद को विग्रह करेंगे तो पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में हम और, या, एवं जैसे शब्दों को लगाएंगे। अपना पराया, अपना और अपना या पराया या अपना और पराया। फिर आते हैं पाप पुण्य, पाप और पुण्य। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। अन्न जल, अन्न और जल। नर नारी, नर और नारी। गुण दोष, गुण और दोष। देश विदेश, देश और विदेश। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। तो देखा ना, ये बहुत सबसे आसान होता है, ये ध्यान रखना, ये समास सबसे ज़्यादा आसान होता है। तो यहाँ पर हमने कर लिया द्वंद्व समास, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं होती, इसके अगर विग्रह को भी सामने रख दो तो भी हम पहचान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देख रहे हो ना, जलवायु अपोजिट है, हम क्या बोलते हैं, अग्नि क्या कहते हैं, पानी और हवा बोलते हैं। अपना पराया अपोजिट है। अन्न जल, नर नारी, गुण दोष, देश विदेश, अमीर गमीर। ये राधा कृष्ण, राधा कृष्ण जो है वो भी अपोजिट ही हैं, एक मेल एक फीमेल।
अब आ गए हम बहुव्रीहि समास में। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। तो अभी हमारा एक समास दिगु बाकी है, अभी हम सेकेंड नंबर 5वें पे आ चुके हैं। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यानी कि पूर्व पद भी प्रधान नहीं है, उत्तर पद भी प्रधान नहीं है। जब दो पद मिलकर तीसरा पद बनाते हैं तब वह तीसरा पद प्रधान होता है। ये दोनों मिलकर जब पद बनाएंगे, जब विग्रह हम भी करेंगे, तब उससे हमारा एक तीसरा पद बनेगा आगे, और वही तीसरा पद हमारा क्या होगा? वो प्रधान होगा। इसका विग्रह करने पर वाला, है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं। जब हम इसका विग्रह करेंगे तो इन सारी शब्दों को हमें लगाना पड़ता है। कैसे लगाएंगे देखिए। अब बहुव्रीहि समास का आपके पास उदाहरण है। बहुत एक ऐसी चीज है जिसको आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज, कर्मधारय समास और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन वो कंफ्यूजन भी अभी क्लियर करती हूँ। अब जैसे हमने बोला गजानन, तो यहाँ पर गज का आनन है जिसका, अर्थात गणेश। ठीक है, तो ये जो तीसरा पद बन रहा है यही आपका प्रधान होगा। हमेशा ध्यान रखना, हम हमेशा जाके यहाँ पर क्या बनाएंगे? तीसरा पद बनाएंगे, और वही वो महान होगा, मतलब वही वो एक प्रधान होता है। फिर है त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव। फिर है नीलकंठ, नीला है जिसका, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश यानी कि गणपति। दशानन, दश है आनन जिसके, रावण। चतुर्भुज, 4 भुजाएं वाला यानी कि विष्णु। समझ में आया? अब इसमें एक चीज हम बताते हैं कि आप कैसे पहचानोगे कि ये बहुव्रीहि समास है, और उसका विग्रह करते समय हमें तीसरे पद का निर्माण करना है। आप इन शब्दों को ध्यान से देखिए, सिर्फ एक चतुर्भुज को छोड़कर बाकी सबको देखिए ध्यान से। इसमें ये जितने भी शब्द आए हैं ये सिर्फ एक विशेष की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, कुछ विशेष ऐसे लोग, जैसे हम बोले चतुर्मुख, हम चतुर्मुख बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 4 मुख वाले कौन होते हैं? सिर्फ ब्रह्मा है, कोई और तो नहीं होता ना, होता है कोई? चक्रपाणी, चक्रपाणी, चक्र है जिसके हाथ में, सिर्फ विष्णु के हाथ में होता है ना। हाँ, सिंह वाहिनी, सिंह का वाहन धारण करने वाली, अर्थात दुर्गा। ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं ना, सिंह वाहिनी। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? जो हमेशा हमेशा एक विशेष की तरफ इशारा करेंगे। ऐसे जो विश्व में अनुजल सिर्फ एक ही हैं उनकी तरफ इशारा किया जाता है, तो वो ही आपके इस तरीके से हमें विग्रह करने पड़ते हैं। अब आपने बोला कि चतुर्भुज, हम चतुर्भुज को 2 तरीके से विग्रहित करेंगे। ठीक है, ये आपसे 2 तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो अगर उन्होंने बोल दिया कि चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज में आपके सामने 2 ऑप्शन है। एक तो ये हो सकता है आपका क्या? बहुव्रीहि समास। दूसरा हो सकता है द्विगु समास। ठीक है, 4 भुजाएं हैं जिसकी वो, और दूसरा है ये। तो अब इसका कंफ्यूजन हम दूर करने वाले हैं अभी आगे, इसको अभी आप बकाया रखना। ठीक है, अभी हम कुछ समासों में अंतर पढ़ने वाले हैं, पहले हम द्विगु समास पढ़ तो लें, तब तो हम आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पर है त्रिनेत्र, पहला शब्द संख्यावाची है, दूसरा है चतुर्भुज, यहाँ पर ये पहला पद संख्यावाची है। तो जहाँ पर पहला पद संख्यावाची होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है, लेकिन यहाँ पर ये द्विगु समास ना होकर बहुव्रीहि समास है। ये हम कैसे पता करेंगे और कैसे मालूम करेंगे, ये 2 चीजें आप ध्यान रखना, अभी हम आपको आगे बताते हैं। आ गया पीतांबर। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात कृष्ण। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले विष्णु। वीणा पाणी, वीणा है जिसके पाणी में, अर्थात हाथ में, पाणी जो है वो हाथ का पर्यायवाची है, अर्थात सरस्वती। फिर है श्वेतांबर, सफेद वस्त्रों वाली, सफेद वस्त्रों को धारण करने वाली, अर्थात सरस्वती। तो समझ में आया? जब हम बहुव्रीहि समास करेंगे तो हमेशा हम कुछ ही विशेष की तरफ ही इशारा कर रहे होंगे। अब ये तो हमने बता दिया। अब आ गए हम द्विगु समास। हमारा कहाँ रह गया भाई? ओ, द्विगु समास इसमें नहीं है। चलिए हम एक बता देते हैं आपको, बीच में हमको लग रहा है यहाँ से हट गया है, आपको क्लियर कर देती हूँ मैं द्विगु समास क्या होता है। ठीक है, हमारा जो नंबर 6 का
जो समास है वो कौन सा है आपका द्विगु समास। द्विगु समास में हमेशा पूर्व पद, यानी कि इस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची होता है। अब इसका उदाहरण, यानी कि पूर्व पद, पहला पद, जैसे कि हम बोलेंगे चौराहा, यहां पर हम क्या लिखेंगे? चौराहा। चौराहा होता है यानी कि जहां पर 4 राहें आकर मिलती हैं। ठीक है, 4 राहों का समाहार, 4 राहों का समाहार। ठीक है, अब हम बोलेंगे आपका क्या चीज आपका आ जाएगा? नवरत्न। ठीक है, अब एक शब्द ले लेते हैं, नवरत्न। इसका विग्रह जब हम करेंगे तो क्या होगा? 9 रत्नों का समूह। उसी हम बोलें शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। ठीक है, अब इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने आपको बता दिया ना, यहां पर क्या लिखा है? पूर्व पद संख्यावाची होगा। तो पूर्व पद क्या है? 100, 9, शत। तो यहां पर ये जो द्विगु समास होगा, द्विगु समास में जो पूर्व पद है वो किसी न किसी संख्या को बता रहा होगा। जैसे है साप्ताहिक। ठीक है, साप्ताहिक शब्द क्या रहता है? साप्ताहिक मतलब सप्त, 7 दिनों का समूह। ठीक है, यहां पर क्या है? चौराहा। चौराहा जानते हो ना, जहां पर 4 राहें मिलकर आकर मिलती हैं। तो यहां पर पहला पद आपका संख्यावाची हो जाएगा। दूसरा है 9 रत्न, 9 रत्नों का समूह। शताब्दी, 100 यानी शत का मतलब होता है 100 वर्षों का समूह। तो समझ में आया द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास में पूर्व पद आपका संख्यावाची रहेगा, वो किसी न किसी संख्या को बताता है। चलिए, यहां पर मैंने आपको 6 समास पूरे क्लियर कर दिए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जब कुछ समासों को लेकर हमारे अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि ये समास किसके अंदर आएगा। ठीक है, इस समास को हम समझेंगे। देखिए, यहां पर हम समझने जा रहे हैं कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होता है। उसी तरीके के गजानन में अगर आप देखो, जो बहुव्रीहि समास है, वो वहां पर मुख की क्या विशेषता बता रहा है कि वो गज के समान है। ठीक है, यही चीज है ना, हम एक शब्द लेते हैं, आपको यहां पर एक शब्द हमने लिया गजानन। चल पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। समास के कुछ उदाहरण जो कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं, पर दोनों में अंतर होता है। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है, दूसरा पद विशेष्य या उपमेय होता है। इसमें शब्दार्थ प्रधान होता है, यानी कि शब्द का अर्थ प्रधान होता है। ध्यान रखना, कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा पहला पद विशेष के विशेषण का कार्य करता है, जैसे नीलकंठ, नीलाकंठ। ठीक है, बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। इसमें तीसरा पद प्रधान होता है, जैसे नीलकंठ, नील प्लस कंठ अर्थात शिव। अब इसको कैसे समझ रहे हैं, मैं आपको लेती हूं एक ऐसा कॉमन चीज, जैसे मैंने अभी हम पढ़ रहे थे ना, वो तो द्विगु समास का था, लेकिन अब हम जो देखेंगे एक ऐसा शब्द जो आपका कर्मधारय में भी रहेगा और जो आपका बहुव्रीहि में भी आएगा। वो एक शब्द है आपका पीतांबर। कौन सा शब्द है आपका? पीतांबर। ये एक ऐसा शब्द है जो आपका दोनों में ही आएगा, बस इसका डिपेंड करता है विग्रह। जैसे हम यहां पर बोलेंगे पीतांबर, यानी कि अंबर मतलब क्या होता है? कपड़ा। यहां पर पहले पूर्व पद और उत्तर पद हम निकाल लें। जैसे यहां पर अंबर जो है, यानी कि इसको जब हम विग्रह कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? पहला पद जो पूर्व पद है वो हमारा क्या बन रहा है? पीत। ठीक है, पीत। ठीक है, और जब हम उत्तर पद पे आ रहे हैं तो उत्तर पद हमारा क्या है? अंबर।
अब यहां पर पीत का मतलब होता है पीला, ठीक है, और अंबर का मतलब होता है कपड़ा, ठीक है। मतलब जब कर्मधारय में भी करो चाहे बहुव्रीहि में करो, दोनों में सेम ही अर्थ रहेगा। तो पीत का मतलब हो गया पीला और अंबर का मतलब हो गया कपड़ा, ठीक है। ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी। इसका विग्रह करके और उसके सही अर्थों को आपको बता दिया। अब यही सेम समास कैसे कैसे अलग जाएगा, ये डिपेंड करेगा आपके विग्रह पर, ठीक है। कैसे विग्रह करोगे, जब हम अब यहां पर हम अगर इसका विग्रह करते हैं, पीला है जो अंबर या वस्त्र, ठीक है, पीला है जो अंबर। अगर जब हमने इस तरीके से इसका विग्रह किया तो ये क्या बना, कर्मधारय समास। क्या बन गया, कर्मधारय समास। क्यों, क्योंकि यहां पर अंबर की विशेषता क्या है, ये पीला है। लेकिन जब हम इसका विग्रह करते हैं, पीला, हाँ सॉरी सही, ठीक है, पीला वस्त्र धारण करने वाले अर्थात कौन हुए यहां पर, विष्णु, ठीक है, अर्थात कौन है, विष्णु। ओके, तो जब हम इस तरीके से इसका जब हम विग्रह करेंगे तो ये कौन सा समास निकलेगा, ये निकलेगा बहुव्रीहि समास। समझ में आया। ये मेन ऐसा चीज है कि इसका हम किस तरीके से विग्रह कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है ये समास किस पे जाएगा। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो ही, मतलब आप गजानन अगर करो तो यहां पर गजानन तो हम सिर्फ एक के लिए इस्तेमाल करते हैं, गणपति जी के लिए। नीलकंठ खाली एक का है, वो है शिव जी के। त्रिनेत्र एक के ही हैं, शिव जी के। चार मुख एक के ही हैं, ब्रह्मा के, है ना, और किसी के तो नहीं होते हैं। तो इस तरीके से यहां पर ये निकल रहा है आपका, जब आप विग्रह, कुछ ऐसे शब्द हैं जैसे पीतांबर है, ये आपका कर्मधारय बहुव्रीहि दोनों में जाता है। ये आपको देखना पड़ेगा कि विग्रह करके आपके सामने क्या रखा जा रहा है। जब आपके सामने एमसीक्यू प्रश्न आएगा तो उसमें भी आपको यही ध्यान देना है कि ऑप्शन में क्या आ रहा है। तो जब भी आपके पास अगर ऑप्शन ऐसा आता है कि पीतांबर वस्त्र दिया है और इसका समास क्या होगा, और वहां पर आपके सामने नंबर 1 2 3 4 5 में सबसे पहले कर्मधारय समास फिर बहुव्रीहि समास दोनों ही दिया गया है, तो उस कंडीशन में हमेशा उसे बहुव्रीहि समास के अंतर्गत ही लगाना, ठीक है। मैंने आपको बता दिया ये चीज। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब है दूसरा दिगु समास और बहुव्रीहि समास। दिगु समास में अभी हमने बताया था ना, चतुर्भुज और त्रिनेत्र शब्द, देखिए यहां पर आ गया ना। दिगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है, जबकि बहुव्रीहि में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। ये हमने अभी बहुव्रीहि समास में पढ़ा। अब इसमें क्या इन्होंने दिया कि चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, ठीक है। और अगर इसमें भी सेम वही चीज है, आपको विग्रह के हिसाब से ही काम लेना है। जब आप यहां पर विग्रह कर रहे हो, चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, अगर इस तरीके से विग्रह करते हो तो ये हो जाता है आपका दिगु समास। लेकिन जब आपने विग्रह किया चतुर्भुज का, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात किसके चार भुजाएं हैं, अर्थात विष्णु, ठीक है, अर्थात विष्णु। तब यहां पर क्या हो जाएगा, ये आपका बहुव्रीहि समास। समझ में आया, ठीक है, क्लियर हुआ। ये मेन डिपेंड किस पे कर रहा है कि आप किस तरीके से इसका विग्रह कर रहे हैं। जिस तरीके से विग्रह करेंगे उसी तरीके से ये चीज निकलकर सामने आने वाली है। अब आते हैं दिगु समास और कर्मधारय समास में। दिगु समास का तो हमें पता है कि पहला पद हमारा संख्यावाची रहता है। कर्मधारय पद में उत्तर पद प्रधान होता है, विशेषण होगा या उपमेय होगा, और पूर्व पद हमारा विशेषण होगा और उपमान होगा, और उत्तर पद हमारा जो है विशेष और उपमेय होगा। तो देखिए क्या, दिगु समास का पहला पद हमेशा संख्यावाचक विशेषण होता है जो दूसरे पद की गिनती बताता है, जबकि कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होने पर भी संख्यावाचक कभी नहीं होता है। यानी कि विशेषण होगा मगर संख्यावाचक कभी नहीं होगा। दिगु का पहला पद ही विशेषण बनकर प्रयोग में होता है।
दिगु ही क्या है, पहला पद विशेषण के रूप में इस्तेमाल होता है, जबकि कर्मधारय में कोई भी पद दूसरे पद की विशेषता हो सकता है। यानी कि दिगु समास में एक चीज मैंडेटरी है कि जो पूर्व पद है वो हमेशा ही वो उत्तर पद की विशेषता को बताएगा, ठीक है। लेकिन कर्मधारय समास में ये कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी क्या है वहां पर कि कर्मधारय समास में कोई भी पद विशेषण हो सकता है, कोई भी पद विशेष्य हो सकता है। जरूरी नहीं है कि उत्तर पद विशेषण रहे या पूर्व पद विशेषण रहे, उत्तर पद भी विशेषण हो सकता है, पूर्व पद भी विशेषण हो सकता है। अब यहां पर दिया है जैसे नवरात्र, 9 रात्रों का समूह, ठीक है, ये आपको बताया गया। दूसरा है रक्तोपल, रक्त है जो उत्पल। अब यहां पर आपको चीज क्या दिखाई जा रही है, ध्यान से देखना। वैसे तो दिगु समास और कर्मधारय समास में ऐसा कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, लेकिन ये जो एक मेन डिफरेंस था मैंने आपको बता दिया कि दिगु समास में हमेशा पूर्व पद संख्यावाची रहेगा और वो उत्तर पद की संख्या को बता रहा होगा, जबकि कर्मधारय समास में क्या होता है, जरूर ये पहला पद यानी कि पूर्व पद भी विशेषण हो सकता है, उत्तर पद भी विशेषण हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये एक अंतर होता है जो आपको यहां पर दिख रहा है। नेक्स्ट आते हैं हम समास और संधि में अंतर। संधि में भी हम जोड़ने का काम करते हैं, समास में भी हम जोड़ने का काम करते हैं, फिर इसमें फर्क क्या है, ठीक है, चलिए देखते हैं। संधि, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। संधि में उच्चारण के नियमों का विशेष महत्व होता है। इसमें 2 वर्ण होते हैं, इनमें कहीं पर भी एक तो कहीं पर 2 वर्णों में परिवर्तन हो ही जाता है और कहीं पर तीसरा वर्ण भी आ जाता है। संधि किए गए शब्दों को तोड़ने की क्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। संधि में जिन शब्दों का योग होता है उनका मूल अर्थ नहीं बदलता है। यानी कि देखिए, सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि संधि में हम हमेशा 2 वर्णों को जोड़ेंगे, का, खा, गा, चा, पा, ता, ये सारी चीजें हम जोड़ते हैं, ठीक है, 2 वर्णों को जोड़ते हैं। जब हम वर्णों को जोड़ते हैं 2 वर्णों को, तो किसी एक वर्ण में तब्दीली आएगी, दोनों वर्ण में तब्दीली आएगी, या उससे कभी कभी तीसरा वर्ण भी बन जाता है। और जब हम जोड़ते हैं, दोनों को जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद उसके अर्थ में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आता है, ठीक है। जैसे यहां दिया है पुस्तक प्लस आलय, तो यहां पर क्या हुआ, पुस्तकालय, ये आ जो है वो कहां जुड़ गया, ता में जाके, का में जाके जुड़ गया, ठीक है। इसका लोप हुआ और इसमें नए का निर्माण हो गया, ये तो हमने देखा, ठीक है। लेकिन यहां पर पुस्तक यानी किताब, आलय मतलब रखने का स्थान, और जब हमने इसे पुस्तकालय किया तो भी इसका अर्थ नहीं निकला, पुस्तक रखने का स्थान वही रहा, ठीक है। मतलब संधि करते समय इसके अर्थ में कोई बदलाव नहीं आएगा और हमेशा 2 वर्ण आपस में जुड़ते हैं। अब यहां पर आते हैं, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप यानी कि छोटा करना। समास में वर्णों के स्थान पर पद का महत्व होता है। इसमें वर्ण जुड़ते हैं, जबकि समास में क्या होता है, पद जुड़ते हैं, 2 शब्द आपस में जुड़ते हैं। जैसे गंगा जल, तो गंगा और जल आपस में जुड़ा, ठीक है, गंगा का जल, गंगा और जल आपस में जुड़ा। इसमें 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक समस्त पद बनाते हैं और इनके बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है, यानी कि इनके बीच की जो विभक्तियां होती हैं वो गायब हो जाती हैं। समस्त पदों को तोड़ने की प्रक्रिया को विग्रह कहा जाता है। समास में बने हुए शब्दों के मूल अर्थ को परिवर्तित किया भी जा सकता है और परिवर्तित नहीं भी किया जा सकता। मतलब संधि में तो ये मैंडेटरी है कि उसका अर्थ नहीं बदलेगा, लेकिन समास में अर्थ बदल भी सकता है और नहीं भी बदल सकता है। जैसे विषधर, विष को धारण करने वाले अर्थात शिव, लेकिन विषधर जो है वो सर्प के लिए भी इस्तेमाल होता है ना। तो यहां पर क्या है, विष को धारण करने वाले अर्थात शिव, ये तो बहुव्रीहि समास में जाकर चला गया। यहां पर विष और धर को हमने आपस में जोड़ा है, 2 पदों को हमने आपस में जोड़ा है, ठीक है। लेकिन यहां पर हम क्या करते हैं, 2 वर्णों को आपस में जोड़कर काम करते हैं। तो ये अंतर होता है समास और संधि में। इस तरीके से यहां पर हमारा ये समास खत्म हुआ। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि संधि क्या है, समास क्या है, क्या होते हैं समास, कितने भेद होते हैं। तो इतना ही नहीं करके मैं आपको छोड़ रही हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि अब हम लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट हमारा जो वीडियो रहेगा उसमें हम समास के ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और फटाफट हम आंसर्स निकालेंगे, ताकि हम पूरी तरीके से पक्के हो जाएं कि नहीं ये काम हमारा
पूरी तरीके से कंफर्म है कि समास हमें आ गया है। फिर रही बात एमसीक्यूज़ की, तो वो मैं आपके लिए लाइव सेशन में लेकर आऊँगी ताकि आपसे हम अच्छे से इंटरेक्शन के साथ उनको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम समास के कुछ अभ्यास कार्य करेंगे फटाफट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।